बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो नताइज हैं वो सिलसिला जारी है और सेक्रेटरी के बाद दूसरी बड़ी जो सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीत ली है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दरख्वास्तों पर जो पेशरफ सामने आई है वहाँ से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो 86 केपी मुलाजमीन थे जिनको पहले 2 मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया, उन 2 मुकदमात में ज़मानत हुई तो तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर दिया, अदालत ने उस तीसरे मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया। फिर एक वकूआ बनाया गया कि जी कैदी वैन थी, हमला हो गया और उस पर फिर वो सारे के सारे गिरफ़्तार हो गए। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ, वो ख़त्म हुआ तो उनको जुडिशल किया, ज़मानत की दरख्वास्त दायर की तो तमाम के तमाम मुलज़मान की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है दहशतगर्दी अदालत के जज ने। अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। एटीसी जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। चूँकि ज़्यादा लोग थे, मुचलकों का जो अरेंजमेंट करना और उनका जो एक प्रोसेस है वो कल उनकी रोक कर जारी होगी और कल वो आखिरी इस मुकदमे में भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इससे सिर्फ नफ़रतें बढ़ी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने क्या कर लिया है, 5 अक्टूबर से लेकर उनको 29 अक्टूबर तक जेल में रखा है। उनको तो केपी हुकूमत की जानिब से कंपनसेट भी कर दिया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को भी कर दिया जाएगा, लेकिन आपने अपने मेहमानों को, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला है ना, वो तो मुलाजिम हैं बेचारे, उनको तो उनकी हुकूमत ने जो कहा है वो साथ चल पड़े हैं, वो ना जाते तो उनकी नौकरियां चली जाती और आप जानते थे ये सारी बातें। उसके बावजूद आपने पहले ये सब कुछ किया और फिर आपने वो कैदी वैन वाला जो हमला और ये सारा मामला हुआ। मुलज़मान की जानिब से अंसर कियानी, मुर्तज़ा तूरी और मिर्ज़ा आसिम बेग पेश हुए। मुलज़मान में 2 MPs हैं PTI के, 34 पुलिस एहलकार हैं और 42 रेस्क्यू एहलकार हैं 1112 के, जो सिर्फ खिदमत करते हैं आम लोगों की, उनके साथ ये सलूक किया गया। अदालत ने तमाम मुलज़मान को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों की ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। लास्ट डेट पर अदालत को बताया गया था कि मुलज़मान को 5 अक्टूबर से पुलिस की हिरासत में है और अदालत मुलज़मान की ज़मानत मंजूर कर चुकी है, जबकि मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है। और अदालत ने ये कहा था कि अगर मुलज़मान डिस्चार्ज हो गए थे तो उनको फ़ौरी रिहा करना था। यही बात PTI के वकला ने की कि रिहा करने के बजाय इन्होंने उनको कैदी वैन में लेके जा रहे थे और उनको आगे वकूआ बन गया। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को, अच्छा एक और आपको बात बताता चलूँ, जो 11 मुकदमात में 5 अक्टूबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 556 के करीब कारकुनान 3 जेलों में थे। शनाख्त परेड का प्रोसेस, चूँकि 11 मुकदमात थे, शनाख्त परेड का प्रोसेस जारी था, उन तमाम को आज दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और आज उनकी ज़मानतें दायर हो गई, तो उनकी ज़मानतें भी अब फ़ाइल हो जाएंगी। वो 5 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक उनका रिमांड चलता रहा जी कि उनकी शनाख्त होनी है, जुडिशल रिमांड था उनका, और अब अदालत ने उनको जेल भेज दिया और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर रिकॉर्ड पेश किया जाए। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज के दौरान थाना वारिस खान और थाना टेक्सला से गिरफ़्तार PTI के 43 कारकुनान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए थाना वारिस खान से गिरफ़्तार 3 कम उम्र बच्चे हसनैन, ज़ैनुल आबिदीन और अहमद को डिस्चार्ज कर दिया। तीनों कम उम्र बच्चों की हथकड़ियाँ खुलवा के फ़ौरी रिहा कर दिया। अदालत ने तमाम कारकुनान को 30-30 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अब आप देखें कि जो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदालत है, दहशतगर्दी अदालत, वो किस तरीके से रिलीफ़ दे रही है, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी अदालतें हैं वो भी। दूसरी जानब 28 सितंबर में PTI एहतजाज के दौरान 3 ख़वातीन कारकुनान की भी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जस्टिस सदाकत खान और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने 3 ख़वातीन की ज़मानतें मंजूर की। अदालत ने तीनों ख़वातीन को 50-50 हज़ार रुपये मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है और उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में कुछ 3 ख़वातीन की दरख्वास्तें थी और बाकी दहशतगर्दी अदालत में 43 कारकुनान थे जिनको रिहा करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की एक दरख्वास्त दायर की गई थी जेल में सहूलियात से मुतल्लिक। वो नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है, आज इमरान खान की फ़ैमिली की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। तो इसमें
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पे सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए परसों के लिए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत दरख्वास्त गुजार की जानिब से शुएब शाहीन एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान जेल में ही बी क्लास की सहूलियात वापस ली गई जिनके वो हकदार हैं। इमरान खान से टीवी एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई है। इमरान खान के सेल की बिजली भी बंद की गई, बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जाती। शुएब शाहीन ने कहा कि ये तमाम सहूलियात बगैर किसी वजह के गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। कैद की सज़ा का मतलब शख्सी आज़ादी पर पाबंदी है, कैद का मतलब बुनियादी इंसानी हकूक़ से इनकार नहीं। अदालत ने पिटिशनर के वकील को इमरान खान के जेल सहूलियात से मुतल्लिक़ अदालती अहकामात रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त देते हुए कहा कि वह मुतफ़रक़ दरख्वास्त के ज़रिए अदालती ऑर्डर्स को रिकॉर्ड पर ला सकते हैं। अदालत ने कहा फ़रीक़ैन मजाज अफसर मुकर्रर करें जो अदालत में मुतल्लिक़ रिकॉर्ड और तहरीरी जवाब के साथ पेश हों। परसों 31 अक्टूबर के लिए पीटीआई वकला को कहा कि आप तमाम जो इस तरह की दरख्वास्तें हैं और इस तरह की जो तफसीलात हैं वो पेश करें, और साथ अदालत ने इनसे कहा कि आप जो हुकाम हैं वो रिपोर्ट पेश करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ सामने आई। ये बरीयत की दरख्वास्तें थीं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बेगम ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इमरान खान के वकला पेश हुए और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ही रेफरेंस है, जिस पर प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि रेफरेंस एक ही है, दोनों मुलज़मान को के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो अलग है। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज़ से कहा कि ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है। अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि जिरा हो रही है, 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल आखिरी मराहिल में है। उस्मान गिल का कहना था कि कल बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए ट्रायल में नहीं गई। अदालत ने कहा कि गैर ज़रूरी इल्तवा न करें, बाकी इन्होंने जिरा करनी है, कब मुकम्मल करते हैं ये इनका हक़ है, ये जितना टाइम जिरा कर सकते हैं। वकील उस्मान गिल ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है, अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा आप ऑर्डर का गलत इस्तेमाल न करें, 24 घंटे जिरा करें, वो आपका हक़ है। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा मेरे दरख्वास्त गुजार ने जो रिकॉर्ड लिया वो मेरे पास मौजूद नहीं है। अब अमजद परवेज़ ये चाहते हैं कि उधर हम ट्रायल मुकम्मल करवा लें, फ़ैसला महफूज करवा लें, बरीयत की दरख्वास्त पर अदालत कह देगी कि जी इमरान खान और बुशरा बेगम को जो है वो जाएँ और अपने ट्रायल का फ़ैसला करवा लें, तो वो ट्रायल का बरीयत की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी, वो ट्रायल का फ़ैसला करवाएंगे। हम एक दफ़ा सज़ा सुना देंगे, वो भले हफ्ते बाद मुअत्तल हो जाए, लेकिन एक नई सज़ा का जो धब्बा है वो भी लग जाए। ये उनका एक मकसद है। आज भी उन्होंने कहा जी कि मुझे 2 हफ्ते चाहिए, मैंने रिकॉर्ड अभी रेफरेंस का जिसने पूरी गवाहों और बयानात करवाए हैं, ईच एंड एवरीथिंग जिसने करवाई है, वो कह रहा है जी मुझे रेफरेंस में मुझे कुछ तैयारी करने का टाइम दें। और अदालत ने कहा कि जी ठीक है, 2 हफ्तों का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 10 दिन का वक्त दे दिया। सिर्फ इसमें ये रिलीफ ज़रूर है कि फ़ाइनल जजमेंट से रोका हुआ है, लेकिन जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फिर अदालत यही कह देगी कि जी चूँकि ट्रायल मुकम्मल हो गया तो बरीयत की दरख्वास्तों को आप छोड़ें, अब जाके ट्रायल को डिसाइड करवा लें। ये एक तरीका होता है, और ये हमारी अदालतों में जो कुछ और जिस तरीके से हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक आप बेहतर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ और वोटों की गिनती का अमल अभी तक जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने भी और वज़ीर कानून ने भी और टीवी चैनल्स के ऊपर भी भरमार के जी जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के सदर हैं मियाँ रऊफ़ अता, वो जीत गए हैं। हालांकि इस वक्त तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ। बाकी हो चुका है, सिर्फ 78 वोटों से उनको बरतरी है, और पिंडी इस्लामाबाद का कोई इशू बना हुआ है जिसकी वजह से अभी नताइज नहीं आ रहे। तो आप बेहतर जानते हैं कि ये सारा कुछ। अभी पहले मैं आपको सदर का बता दूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को 2 सीटें जो मिली हैं। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर के रऊफ़ अता ने 558 लाहौर से हासिल की और मुनीर काकड़ ने 484 हासिल किया, और 74 वोट जो पहले 125 वोटों की थी वो 74 पे आ गई। और जब इतने वोट दोबारा गिनती में इतना बड़ा गैप, आधा गैप आ गया, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं पूरे मुल्क में कैसे इलेक्शन हुआ होगा। मुल्तान में मियाँ रऊफ़ अता ने 125 वोट लिए और मुनीर काकड़ ने 85 वोट लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में इस्लामाबाद में वोटों का जो गिनती है वो जारी है, और इसी तरीके से
آسمہ جہانگیر کے میاں رؤوف عطا کو خیبر پختونخوا میں 44 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، اور اسی طریقے سے جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے خیبر پختونخوا کے مختلف شہر، ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا۔ سندھ کے تینوں پولنگ سٹیشنز پر جو منیر کاکڑ ہیں وہ 238 ووٹ لے چکے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں میاں رؤوف عطا کے 158 ہے۔ سندھ سے کراچی سے بھی جیت گئے ہیں حامد خان گروپ کے صدر، اور بلوچستان سے بھی جیت گئے ہیں منیر کاکڑ۔ 120 منیر کاکڑ کے ہیں بلوچستان میں، اور 70 ہیں وہاں پہ آسمہ جہانگیر گروپ کے جو تارڑ گروپ ہے، اور 50 ووٹ کے فرق سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اور اتنے میں پاکستان تحریک انصاف کا سیکٹری کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انتخابات جیت گئے، جو سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اب جو دوسرا حتمی نتیجہ فائنل ہو گیا ہے وہ نائب صدر کا ہے۔ نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی وائس پریزیڈنٹ کی نشست حامد خان گروپ کے محمد حبیب قریشی نے 1505 ووٹ لے کر میدان مار لیا ہے۔ احسن بھون گروپ کے فدا بہادر 1476 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے۔ 1505 ووٹ لیے ہیں نائب صدر کے پی نے۔ اب مجھے بتائیں یہ پاسبل ہے کہ ایک پینل میں نائب صدر بھی جیت جائے، سیکٹری بھی جیت جائے، تو صرف جو صدر ہے وہی اس کے چند ووٹوں سے وہ ہار جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا زور صرف ایک صدارت پہ لگایا گیا ہے، اور جو پلاٹوں کا معاملہ ہے یا جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ سارے کا سارا صرف ایک سیٹ کی حد تک ہے، اور وہ صدارت ہے۔ باقی چونکہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، بھلے جو دباؤ تھا، تھریٹ تھا، اور پلاٹ تھے، پیسہ تھا، سارا کچھ تھا، حکومت میں عہدے، اب دھڑا دھڑ لائسنس، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لائسنس جتنے پچھلے اس عرصہ میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے بنے ہیں، چونکہ قاضی فیاض عیسیٰ اس کمیٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے لائسنس ایشو کرنے تھے، دھڑا دھڑ جتنے بھی ان کے تھے، ایسے جن کو شاید وہ ہائی کورٹ میں بھی اچھے وکیل نہ ہوں، ان کو بھی سپریم کورٹ کے لائسنس ملے۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا پھر جس طریقے سے سارے معاملات چلائے گئے اور آئین اور قانون کے حوالے سے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یہ پہلی دفعہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا ون سائیڈڈ، ایک ہی پینل جیتتا تھا، جیسے پچھلا پینل تھا وہ سارے کا سارا حکومتی اتحاد کا تھا، لیکن اس دفعہ یہ الگ ہوا ہے کہ حکومتی اتحاد کے میں صدر، جس کا ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آئی، ابھی کنٹینیو ہے ووٹنگ کا، جو نتائج کا جو سلسلہ ہے وہ ووٹ گنتی کا جاری ہے، لیکن نائب صدر اور سیکٹری جو دونوں بڑے عہدے ہیں اور وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہیں، اور ایگزیکٹو کی جو اکثریت ہے اس سے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور بڑا حصہ لے گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ اور باقی بھی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے لاہور میں اتنا بڑا یہ سکینڈل سامنے آیا ہے، 70-75 ووٹ دوبارہ گنتی میں کم ہوئے ہیں حکومتی اتحاد کے، تو یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور یہ چیزیں بھی عدالتوں میں جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔